नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 योगा में चिकित्सकीय योग यानी कि थेरापेटिक योगा योग चिकित्सा के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उस कड़ी में अस्थमा को पढ़ने वाले हैं। अस्थमा यानी कि दमा। तो अस्थमा जो डिजीज़ है वो क्या है, उसके कारण, लक्षण एवं उसके यौगिक उपचार, इसके बारे में आज पूरे डिटेल में जानते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो चलिए आज के इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं हिंदी में, तो ये है क्या। तो यह एक आम मतलब कि फैमिलियर है, काफ़ी सारा पेशेंट आपने देखे होंगे दमा से रिलेटेड, लेकिन काफ़ी कष्टप्रद रोग है, बहुत ही कठिनाई युक्त होता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और जिसकी विशेषता क्या है कि बार बार फेफड़ों की श्वसन नलियों का संकुचन, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और दम घुटने की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो गया और खांसी इत्यादि लक्षण भी देखे जा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा श्वास नली होती है वो किस प्रकार से होती है। तो नॉर्मल जो एयरवेज होते हैं, वायु को वहन करने वाले जो नलिकाएं होती है, वो नॉर्मल इस तरह से देखेंगे जिसमें कि ना तो बहुत ज़्यादा उसमें सूजन है और ना ही वो म्यूकस बहुत ज़्यादा जमा है, ये क्लीन होता है बिल्कुल। लेकिन जो एस्थमेटिक एयरवेज होता है उसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि वो इन्फ्लेम हो गया है और स्मूथ मसल्स जो होते हैं और वो एक प्रकार से सांस लेने वाली जो नलिकाएं हैं वो सक्रिय हो गई है। और एस्थमेटिक एयरवेज ड्यूरिंग अटैक के दौरान क्या होता है और भी ज़्यादा संकुचित हो जाती है और इसके ज़्यादा संकुचित होने की वजह से सांस लेने एकदम दम घुटने जैसी स्थिति अनुभव होती है। तो अब ओवरऑल क्या है, दमा श्वास वायु के सक्रिय श्वास नलियों में अधिक वेग से प्रवेश करने पर सीटी की भांति स्वर भी उत्पन्न होता है, जिसको व्हीजिंग भी कहते हैं। मतलब जब वायु नलिकाएं जब सक्रिय हो गई है तो जो श्वास जाएगा उसकी वजह से साउंड भी सुनाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह जो श्वास नलिकाएं संकुचित और अवरुद्ध हो जाती है तो इस अवरोधन के कारण अत्यधिक मात्रा में गाढ़ी म्यूकस का स्राव होता है, जो कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे होंगे। अब दमा का दौरा क्या है, तो दमा का दौरा रोगी तथा उसके परिवार दोनों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला अनुभव होता है, जिसमें सामान्यतः भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा झेलते हैं और इसमें खान पान की गड़बड़ी आदि इन सभी के कारणों से भी हो सकता है। तो अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो लक्षण के बारे में बात करें तो दमा के लक्षण में आप देख सकते हैं कि सर्दी खांसी हो सकता है, नाक का बंद होना, नासिका में कष्ट की अनुभूति, छींकने के दौरे इत्यादि, ये सभी श्वास लेने से संबंधित जो हमारी नासिका से रिलेटेड लक्षण आप देख रहे हैं। जैसे जैसे दौरा बढ़ता है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति की श्लेष्मा झिल्लियों का रंग नीला पड़ने लगता है। बिना उपचार के यह दौरा एक दुर्दम्य चक्र की भांति चलता रहता है, मतलब कंटिन्यू, ये बहुत ही पीड़ादायक और कठिन स्थिति से गुजरने वाला होता है और जितनी अधिक देर तक रोगी श्वास लेने के लिए जूझता रहता है, दौरा उतना ही लंबा और उतना ही तीव्र और कष्टप्रद होता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दमा का जो दौरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला हो जाता है और जितना प्रचंड इसका दौरा होगा उतना ही व्यक्ति व्यथित परेशान होगा, उसके लिए शिथिल होना उतना ही मुश्किल होगा। यह प्रक्रिया एक पीक पॉइंट पर पहुंच करके अपने आप धीमा पड़ जाती है तथा सामान्य श्वसन प्रक्रिया चालू हो जाती है। यह जो फैक्ट है रोगी की अनूठी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रकृति की एक झलक दिखाता है। अब यदि बीमारी की यह जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बढ़ने के साथ साथ जटिलताओं में भी वृद्धि होती है। यदि इसको ट्रीट ना किया जाए और ये लंबे समय तक ऐसे ही दौरा पड़ता रहा जाए तो शरीर क्रमशः दुर्बल कृशकाय हो जाता है, मतलब छीन और पतला दुबला हो जाता है। दमा पीड़ित बच्चे अपने हम उम्र के साथियों से वजन तथा ऊंचाई में पीछे रह जाते हैं। संपूर्ण सक्रिय जीवन तथा सामान्य सामाजिक व्यक्तिगत संबंधों को बनाए रखने की क्षमता में भी कमी आने से दमा रोगी का एक अत्यंत सुरक्षित जीवन अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका कई कठिन प्रतिबंध लगे होते हैं ताकि वो अपने जीवन को धारण कर सके। अतः वह रोगी के रोग के जाल में उत्तरोत्तर फंसता जाता है तथा रोग के प्रति उसका प्रतिरोधन छिन्न होने लगता है, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी पावर है वो भी धीरे धीरे घटने लगता है। अब हम बात करते हैं कि दमे का कारण क्या है।
इसके कॉजेज कौन कौन से हैं। तो दमे के जो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मनोवैज्ञानिक, आनुवांशिकता और एलर्जिक इत्यादि कारण के रूप में हम देख सकते हैं। कई कारण आरोपित किए जाते हैं तथा वे आपस में विविध मात्राओं में एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, जिनका अनुपात एक रोगी से दूसरे रोगी में भिन्न होता है। पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। तो इसमें नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा, क्योंकि ये सभी हमारे जो मांसपेशियां हैं, श्वास नलिका को उसको प्रभावित करता है और इसके माध्यम से भी संकोचन हो सकता है। प्रतिबंध, अमनन अक्सर एक अवक्षेपी कारण होता है। तो इस तरह से वैसे ही अकेलापन, प्रेम पाने की चाह, भावनात्मकता, अति संवेदनशीलता और किसी के द्वारा ठुकराए जाने का भय एवं झिझक आदि जीवन के अनेक पहलू भी ऐसे जुड़े होते हैं जो इस समस्या का कारण हो सकता है। दमा किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर यह विशेषतः बच्चों तथा किशोर युवकों में होना आम बात है। तो शुरुआत में क्रमशः अचानक दमा का लक्षण देखा जाता है। दमे के रोगियों में अक्सर यह सुनने में आता है कि रोग बचपन, किशोरावस्था या वयस्क उम्र में किसी घटना, अस्वीकरण अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा पर गंभीर आक्षेप के पश्चात अपने आप शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है, उसके बाद अचानक से उसको दमा का लक्षण देखने को मिलता है। या इसमें से कोई भी घटना हो सकती है, जैसे किसी के द्वारा रिजेक्ट किया गया हो, या व्यक्तिगत कोई अपनी चिंता हो, व्यक्तिगत कोई असुरक्षा का भावना हो, तो या गंभीर कोई आरोप आदि कोई हो, तो इसके बाद उसे अटैक की लक्षण ज़्यादा देखने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे माता पिता या पुत्र का निधन या बिछोह, यदि फैमिली में किसी का माता पिता का डेथ हो गया हो, या फिर माता पिता के किसी संतान का डेथ हो गया हो, या किसी नौकरी अथवा सुयोग जो उसे संभावित था उसका हानि हो, तो ऐसी चीज़ों में भी उसके इंसिडेंट के पश्चात दमा आदि का लक्षण भी देखा जाता है। एक अन्य कारण यह भी है कि किसी एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ का प्रभाव। ये पदार्थ हो सकते हैं विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, यदि उससे एलर्जी के कारण उत्पन्न हुआ हो, या फिर धूलकण, जानवरों के बाल, पक्षियों के पंख जो पतले जो हवा के माध्यम से उड़ करके नासिका आदि से प्रवेश होने के कारण से, यह वातावरण या वायुमंडलीय प्रदूषण आदि भी इसका एक अन्य कारण हो सकता है। दमा बदलते हुए मौसम के दौरान भी उभर सकता है। यह दौरे की आवृत्ति ठंड या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा के मौसम में बढ़ने लगते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार जब नेट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कारणों में इसे कूट के रूप में डाला जाता है, जिसमें से सही ऑप्शन को कूट को चयन करते हुए सही ऑप्शन का चयन करना होता है। तो इसमें कई सारे जो कारण आपने देखे, मनोवैज्ञानिक कारण के साथ साथ जो वातावरणीय कारण था उसका भी ध्यान रखना है, और जो मौसम, बदलते हुए मौसम, ठंड, आवृत्ति ठंड और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा के मौसम में भी ये बढ़ सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए समझना है। अब हम बात करते हैं इसका यौगिक उपचार, योगा थेरेपी, इसमें क्या होगा। तो इसमें सबसे पहला तो आप जान रहे हैं कि जो शक्ति विहीन हमारी और विरुद्ध प्राण ऊर्जा को मुक्त कर नाड़ियों का पुनर्जीवन देना इसका उद्देश्य है, क्योंकि इसमें श्वास नलिकाएं हमारी संकुचित होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि जो इसमें बेनिफिशियल हो सकता है, वैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षटकर्मा, इन सभी का हमें चयन करके ऑप्शन में यदि वो चीज़ सुटेबल है तो वो सही होगा, अदरवाइज जो उसके अगेंस्ट या उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको रॉन्ग के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आसनों में। तो आसन में सूर्य नमस्कार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक हमारी बॉडी को और स्पेशली हमारे चेस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी अच्छे से एक्टिव करता है। तो सूर्य नमस्कार भी इसमें रहेगा। हस्तोत्थानासन और त्रिद्विकोणासन, मार्जरी आसन, शशांक आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, प्रणामासन और परिवर्तित जानुशिरासन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे आसनों को यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन हो सकते हैं जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अस्थमा के जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उससे पॉजिटिव बेनिफिट देता हो। प्राणायाम में कौन कौन सा हम प्राणायाम कर सकते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। और षटकर्मा में, तो षटकर्मा में जल नेति जो कि क्लींजिंग पूरा करेगा नॉस्ट्रिल को, और हमारे ईएनटी रीजन को रबर नेति, कुंजल, वस्त्र धोती, लघु संघ प्रचालन का अभ्यास कर सकते हैं। बंद में से महाबंद, उसमें इसके अलावा जालंधर बंद और मूल बंद, ये सभी बहुत ही ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और शीतलीकरण एवं ध्यान में, जिसमें शीतलीकरण एवं ध्यान में से योग निद्रा,
और शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। अजपा जप जो कि सोहम ध्यान है उसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं सोहम ध्यान। अजपा जप जिसको अजपा गायत्री कहते हैं, ये है शवासन। शवासन ताकि जो स्ट्रेस आदि जो है, एंजाइटी है, जिसके वजह से मन साइकोलॉजिकल कारण के रूप में जो दमा का कारण बनता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभ्यास से पूर्व मंत्र जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक कारण को समाधान देने में उपयोगी रहेगा, तो प्रार्थना के साथ स्टार्ट करके और फिर क्लास का जो अभ्यास है उसको शांति पाठ के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को यहाँ हम ध्यान में रख लें कि आरंभ में क्या करें। आरंभ में जो भी मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो गया या महामृत्युंजय मंत्र है, तो आरंभ में मंत्र और शांति पाठ, अंत में इसका भी समावेश कर लेने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, शांति पाठ से क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अस्थमा है, जिसके यौगिक उपचार में हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान और षटकर्मा, इसके अलावा मंत्रों को भी देखा। आहार क्या होगा, तो आहार में सादा, पोषक, गैर उत्तेजनात्मक भोजन करें। ताज़े फल, हल्की उबली हुई सब्जियां, हरी सब्जियां, गरम मसाले, अनाज एवं दालें। तुलनात्मक रूप से भारी अथवा मुख्य भोजन दोपहर में तथा शाम को हल्का सा लाइट भोजन लेना चाहिए। सुबह के नाश्ते में सिर्फ फलों का रस अथवा कुछ दिनों तक सिर्फ फलाहार लेना श्रेयस्कर होता है। क्या नहीं खाएं, मतलब अपथ्य क्या है, तो चावल, मिठाइयाँ, दूध से बने हुए पदार्थ, मैदा, मांस, अंडा और भारी तेल युक्त भोजन, सूखे मेवे, डब्बाबंद खाना और कृत्रिम स्वाद गंध से युक्त भोजन, इन सभी के कारण एलर्जिक चीज़ें भी हो सकती हो और फिर जो दमा का प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। तो ये तो हमारा हो गया यौगिक चिकित्सा कि हमारा अस्थमा क्या है, अस्थमा के कारण क्या है, उसका यौगिक उपचार क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से संक्षिप्त में जाना। तो आज की इस क्लास में हम अस्थमा का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो और भी डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उन सभी पर क्रमशः बात करेंगे और साथ ही जो पिछले पूछे गए एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा, उन सभी पर भी डिस्कशन करते हुए आगे कंप्लीट वीडियो के रूप में भी हम सभी देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।